इस वीडियो और अगले कुछ वीडियोज़ में हम प्रमाप विचलन या मानक विचलन, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने माध्य विचलन का अध्ययन किया था। माध्य विचलन भी अपकिरण का एक माप है, प्रमाप विचलन भी अपकिरण का एक माप है। मीन डेविएशन जो हमने पढ़ा था। अब सबसे पहले तो ये समझें कि प्रमाप विचलन होता क्या है। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से, समंग श्रेणी मतलब एक स्टैटिकल सीरीज की बात कर रहे हैं हम, किसी समंग श्रेणी के समांतर माध्य से उसके पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उसका प्रमाप विचलन कहलाता है, जिसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं। और प्रमाप विचलन अपकिरण का एक बहुत अच्छा माप है, एक आदर्श माप है। अब थोड़ा शब्दों में बात समझ में नहीं आई, आगे जाके जब हम इसको गणितीय रूप में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ इस बात को ऐसे समझिए कि जो हमारी श्रेणी है उसका समांतर माध्य जो हम निकालते हैं, उस समांतर माध्य से मूल्यों के विचलनों के वर्ग कीजिए और उनका माध्य निकालिए। मूल्यों के वर्गों के माध्य निकालकर उनका फिर वर्गमूल जो लिया जाता है उसे हम प्रमाप विचलन के नाम से जानते हैं। प्रमाप विचलन की दो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि इसमें जो मूल्यों के विचलन समांतर माध्य से लिए जाते हैं। और मीन डेविएशन में तो या तो 3 तरीके से लिए गए थे, आपके ध्यान होगा। हमने समांतर माध्य से भी मीन डेविएशन निकाला था, माध्य विचलन, और हमने मध्यिका से भी निकाला था, और हमने बहुलक से भी निकाला था। लेकिन प्रमाप विचलन के बारे में या मानक विचलन के बारे में बहुत क्लियर बात है कि इसमें विचलन समांतर माध्य से लिए जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात इसमें यह है कि जब हम प्रमाप विचलन निकालते हैं तो माध्य विचलन की तरह विचलनों के चिन्ह जो प्लस और माइनस हैं उनको हम छोड़ते नहीं हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करते, बल्कि हम विचलनों को वर्ग कर लेते हैं। विचलनों के वर्ग कर लेने से ऋणात्मक चिन्ह है वो भी धनात्मक हो जाता है। जबकि माध्य विचलन में हम मॉड्यूलस लेते थे ताकि प्लस और माइनस चिन्ह का जो है असर गणना पर नहीं पड़े। लेकिन उसकी अपनी कुछ खामियां थी। प्रमाप विचलन में ये सब नहीं किया जाता, बल्कि इसमें विचलनों के वर्ग लिया जाता है। जो विचलन लेते हैं हम समांतर माध्य से, उनका वर्ग कर लिया जाता है। तो ऐसे में ऋणात्मक चिन्ह अपने आप ही धनात्मक हो जाते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें प्रमाप विचलन के बारे में या मानक विचलन के बारे में हैं, जिनको हमें समझ लेना चाहिए। अब ये जो मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके प्रयोग का श्रेय जो एक बहुत प्रसिद्ध सांख्यिक और प्राणी शास्त्री हुए हैं, कार्ल पियर्सन, उनको जाता है। ठीक है। एक और बात आप इसमें समझिए, चूंकि माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य अपकिरण की द्वितीय घात, सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन, जिसे हम प्रसरण के नाम से जानते हैं, वेरिएंस कहलाता है। अर्थात वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये प्रसरण या विचरण है, ध्यान रहे, प्रसरण या विचरण कहते हैं इसको, वेरिएंस को। प्रमाप विचलन और प्रमाप विचलन गुणांक, इन दोनों में अंतर है, ध्यान रहे। और महत्वपूर्ण गुणांक ये होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे। प्रमाप विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसको सी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सिग्मा के रूप में दर्शाते हैं। तो प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग देते हैं। प्रमाप विचलन को समांतर माध्य से विभाजित करने पर प्रमाप विचलन गुणांक प्राप्त होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन प्राप्त होता है। या फिर यूँ कह सकते हैं
कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, मीन अर्थमेटिक मीन है जो, ठीक है। जब दो समंक श्रेणियों की तुलना करनी हो, दो या दो से अधिक, तो उस स्थिति में विचरण गुणांक की आवश्यकता पड़ती है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक, ये तो वेरिएंस था, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो जब तुलना करेंगे तो उसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की आवश्यकता होगी, विचरण गुणांक की आवश्यकता होगी, और दोनों श्रेणियों में से जिस श्रेणी में विचरण गुणांक कम होगा वह श्रेणी तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी, श्रेष्ठ होगी, अच्छी होगी। भाई जिसमें विचरण कम होगा वो अच्छी होगी। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? ये प्रमाप विचलन को माध्य से विभाजित करके, एक तरह से प्रतिशत है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। तो ये दो चीज़ें हमने अभी देखी हैं। अब चूँकि सांख्यिकी में हम बात कर रहे हैं और भाषा रूप में ये चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे क्लियर नहीं हो पाती हैं, फिर भी आगे जब हम देखेंगे, इनको प्रयोग करेंगे, तो हम इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे गणना की जाती है प्रमाप विचलन की या मानक विचलन की, स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई तीन तरह की हमारे पास सीरीज होती हैं, श्रेणियाँ तीन तरह की होती हैं, एक व्यक्तिगत श्रेणी होती है, एक खंडित श्रेणी होती है, और एक सतत श्रेणी होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना कैसे की जाती है, यह इसके लिए कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है? तो देखो, दो तरह की विधियां हम यहाँ काम में ले सकते हैं। हमारे पास दो मेथड हैं व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना के, दो विधियां हैं, दो तरीके हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, अब देखिए सूत्र है, आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी समझ के याद रखोगे तो याद रखना भी आसान होगा और चीज़ें बेहतर होंगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, अब देखिए जो बात कही गई थी वहाँ शुरू में जब हमने मानक विचलन का अर्थ समझाया था, वही बात है यहाँ। ये डेविएशन विचलन का वर्ग है, और इनका विचलनों का वर्ग करके उसे जोड़ दिया है, और फिर उसका माध्य निकाला है, यानी पदों की संख्या से विभाजित कर दिया, इसका वर्गमूल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन या प्रमाप विचलन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। ठीक है, इसमें कोई कहीं की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम विचलन वास्तविक माध्य से लें, ये ध्यान रहे, ये जो सूत्र तभी काम में आता है जब हमारा पदों से समांतर माध्य का जब विचलन ले रहे हैं, वो अगर हम वास्तविक माध्य से ले रहे हैं तो उस स्थिति में इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब एक्स पद मूल्य और एक्स बार समांतर माध्य है, तो पद मूल्यों का समांतर माध्य से अंतर का वर्ग, ठीक है, यह है, और ये n पदों की संख्या है, और इनका जोड़ कर लिया जाता है। तो ये सूत्र इसमें काम में लेता है जब विचलन वास्तविक माध्य से लेते हैं। तो वास्तविक माध्य मतलब जब हम समांतर माध्य की गणना करके और फिर समांतर माध्य से पद मूल्यों का अंतर लेते हैं, विचलन लेते हैं, तब ये सूत्र काम में लिया जाता है। दूसरा सूत्र, दूसरी विधि, सेकंड मेथड जो हमारे पास है वो शॉर्टकट मेथड है। अब इसके कई सारे सूत्र हैं, सबसे ज़्यादा तो हम इस सूत्र को काम में लेते हैं, बाकी फिर आप जैसी ज़रूरत होती है वैसे वैसे लेते रहेंगे। और इनको जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम में इनको अप्लाई करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी होगी और बातें समझ में भी आएंगी। शॉर्टकट मेथड में जो सूत्र है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बाई एन
माइनस सिग्मा डी एक्स बाई एन का स्क्वायर। अब ये डी एक्स क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन है, डेविएशन है, विचलन है, ये पदमूल्यों का विचलन है, पदमूल्यों से विचलन, ठीक है। और n पदों की संख्या है। पहला सूत्र, इस सूत्र को हम ऐसे भी लिखते, दूसरा सूत्र यह है, मतलब एक मूल सूत्र तो यही है, फिर दूसरा सूत्र यह है। अब यहाँ कल्पित माध्य से ध्यान रखना, विचलन है जो कल्पित माध्य से लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार माइनस ए का स्क्वायर, समांतर माध्य एक्स बार और ए कल्पित माध्य, ठीक है, इन दोनों के अंतर का वर्ग। ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र इसी से बन जाएगा, तो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस एन ब्रैकेट एक्स बार माइनस ए का स्क्वायर, और एलसीएम हमने एन लिया था डिवाइडेड बाय एन। ये तीसरा सूत्र हो गया। और चौथा सूत्र आप बनाना चाहो तो इससे बन जाएगा भाई, यहाँ 1/n है, यहाँ 1/n स्क्वायर है, n स्क्वायर है तो 1/n इसे वर्गमूल, n स्क्वायर का वर्गमूल जो है बाहर लेंगे वर्गमूल से तो n हो जाएगा, तो 1/n ले लिया। अब यहाँ तो n ही था, यहाँ तो n स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे में ये n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस, अब यहाँ तो था इसलिए ये बचेगा सिर्फ, यहाँ तो सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर ये बच जाएगा। ए कल्पित माध्य है, यहाँ पे भी मैंने बता दिया था और यहाँ फिर से बता रहा हूँ। तो लघु रीति के जो सूत्र हैं, ये चार सूत्रों में से कोई भी सूत्र काम में ले लिया जाता है। मुख्य रूप से हम इस सूत्र को काम में लेते हैं। और सूत्र कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, देखिए इसको समझने के लिए तो बहुत गहराई का अध्ययन चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी इसमें इंटरेस्टेड है तो निश्चित रूप से उसको समझना चाहिए। एक सामान्य विद्यार्थी पहले इनको समझ ले कि वे याद कर ले सूत्र ये हैं, बाद में जैसे वो यूज करेगा इनका वैसे वैसे उसके बातें समझ में आती चली जाएंगी। तो चार सूत्र हो गए शॉर्टकट मेथड के। इनमें से मैं कह रहा हूँ कि हम पहला सूत्र ज़्यादा काम में लेते हैं, और अगर वास्तविक माध्य से विचलन लिया जाता है तो उस स्थिति में परमाप विचलन हम इस सूत्र की सहायता से, इसको सिग्मा डी स्क्वायर एक्स लिख दो या सिग्मा डी स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन जो सूत्र है, इससे हम परमाप विचलन निकाल लेते हैं। तो ये खंडित श्रेणी के लिए बात कर रहे हैं हम। अब इसको हम अगले वीडियो में, इस वीडियो में तो नहीं, अगले वीडियो में इसका एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण के जरिए फिर हम इसको समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।